वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। जैसे कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, प्री का रिजल्ट आ चुका है। प्रीलिम एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने 1 मार्च को दी थी और उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिसने इसको क्रैक कर दिया है। बट जिसने नहीं किया है उसको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं एंड वी विल, लेकिन स्टडी नहीं छोड़ना है हम लोगों को। जिस तरह से मेंस की अभी चल रही है तैयारी, जिसने क्रैक कर दिया है प्री एग्जामिनेशन, वो मेंस की प्रिपरेशन करेगा, वो अपने नोट्स प्रिपेयर करेगा एंड अपने जो भी पॉइंट्स है वो रिकवर करते चलेगा। एंड साथ ही साथ जो फेल हो चुके हैं उसको फेल तो नहीं बोला जाएगा कि बस हमारी तरक्की थोड़ी सी रुक चुकी है। उन लोगों ने क्या करना है, वो स्टूडेंट क्या करे, वो अभी मेंस की ही प्रिपरेशन करे, जिस तरह से कि अगर वो प्री क्लियर होते तो करते, अपने नोट्स पूरे प्रिपेयर करके रख दे दिसंबर एंड तक। एंड आफ्टर दैट फिर प्रीलिम्स की प्री की स्टडी स्टार्ट करें, क्योंकि अभी जो हम लोगों को टाइम मिला है मेंस के लिए, बाद में जो प्री की एग्जाम होगी मेंस के लिए हमको वो टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी जो टाइम मिला है इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड जो क्लियर है वो तो अपने नोट्स जारी रखिए और अपने स्पीड अप से स्टार्ट कर रखिए, क्योंकि आप लोग को जल्दी नोट्स प्रिपेयर करना है एंड उसके बाद आपके रिवीजन भी होने वाले हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। एक न्यू सब्जेक्ट लेती हूँ मैं आज से। मैंने आज तक अपने चैनल पे सिर्फ ऐसे कुछ वीडियो डाले जो सिर्फ शॉर्ट टर्म्स के थे या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते थे। कुछ सब्जेक्ट्स डाले हैं मैंने, एक दो चार। बट मैं सोच रही हूँ कि अभी जिस तरह से मेंस की प्रिपरेशन करना है तो डीप का नॉलेज चाहिए आप लोगों को, इसलिए आज से मैं एपीसी का एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं इसको पूरा कोशिश करूंगी कि ओवरलैप कर सकूं कि मेंस की एग्जामिनेशन में एंड आल्सो प्री की एग्जामिनेशन में। एंड जो भी जनरल पब्लिक है उसको भी समझ में आए कि ये कोड किस तरह से क्यों लागू होता है, हम लोगों को इसका क्या यूज है एंड इसको कोड क्यों कहा जाता है, इसको एक्ट क्यों नहीं कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी इस बात को, लेकिन आप भी थोड़ा सा माइंड लगाइए। इंडियन पिनल कोड को कोड क्यों कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक्ट क्यों कहा जाता है, थिंक अबाउट इट। हम लोग आगे डिस्कस भी करते हैं ये। चलिए फ्रेंड्स, तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। द इंडियन पिनल कोड 1860 जो लॉर्ड मैक्यूले ने ड्राफ्ट किया था, इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं या फिर इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्टली, द इंडियन पिनल कोड was drafted by Lord Macaulay, first law commission, and it has received the assent of Government General on 6th October 1860. This code extend to whole of India. पहले ये कोड पूरे होल ऑफ इंडिया पे था, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। बट जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, आफ्टर रिमूविंग ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये एप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स। एंड इट कंटेंट 23 chapters with 511 sections and also with some additional provisions inserted from time to time by amending the code. All people are convenient with English, or otherwise I can describe in both language. Okay friends, ये 23 चैप्टर होते हैं इस कोड में एंड 511 सेक्शन है। एंड के अलावा भी बहुत सारे एडिशन किए गए हैं इसमें जो टाइम के हिसाब से नेसेसरी थे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वेब की डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं न, इस तरह से जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा डेफिनेशन ऐड किए हुए, जो भी इंसर्शन हुए इनके प्रोविजन में, वो भी इसमें अमेंड करके डाले गए हैं, ये इसमें बताया गया है। Now, Indian Penal Code applies to every person, including foreigner, without any discrimination for every omission contrary to the provisions of Indian Penal Code. Hereinafter referred as a code, and which has been committed in any part of India. Foreign, sojourner, ambassadors, alien enemies, and under Article 361 of the Constitution of India, President of India, governors of states enjoys immunity from the jurisdiction of criminal court of the country.
क्या होता है फ्रेंड्स, ये कोड जो है हर किसी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, हर फॉरेनर विदाउट कोई भी होगा, हर पब्लिक के लिए जो भी इंडिया में कोई क्राइम करता है उसके लिए होगा, या इंडिया के बाहर भी कोई इंडियन क्राइम करता है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, या यहाँ के किसी रिसोर्स के को भी अगर कोई अफेक्ट करता है तो वो भी इसमें होगा। बट हर रूल को, हर एक जनरल रूल को कोई एक्सेप्शन होता है फ्रेंड, हर एक्सेप्शन में से हर किसी को हर जनरल रूल में से अवॉइड किया जाता है। इसी तरह से इसमें क्या एक्सेप्शन है कि हर किसी को ये एप्ली करे, एवरी पर्सन। क्या दिया है फ्रेंड्स, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, सेक्शन 2 बताता है आईपीसी का, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिश अंडर दिस कोड, एवरी पर्सन एंड नॉट अदरवाइज for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. What does section 2 define in IP? Every person means friends हर कोई पर्सन, हर कोई, बट हर जनरल रूल को, ये जनरल रूल है कि एवरी पर्सन, बट हर जनरल रूल को कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, तो इस रूल को भी एक एक्सेप्शन होता है जिसमें जो भी फॉरेनर साउनर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, एलियन इमेज होते हैं, एंड ऑल्सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 361 में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स दिए हुए हैं, या फिर उनको जो स्टेटस दिया हुआ है, इसके तहत उनको एवरी पर्सन में से एक्सेप्शन मिल जाता है, तो ये बंदों को पनिश नहीं कर सकते आप सडनली किसी भी क्राइम और किसी भी कनेक्टेड, बट कब, एट दैट टाइम वो जब पोस्टिंग पे हो गए, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके पोस्ट पे अपॉइंट होगा, तब उस टाइम पे आप उस पे कोई भी क्राइम रजिस्टर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने प्रेसिडेंट को, गवर्नर को और जो एलियन इन सबको ने हायर पोजीशन पे रखा है कि ऐसा भी हो सकता है ना वो कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं और उस टाइम पे हम उनको बोले कि नहीं आपने गलत किया, लाइक कोई पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उस पॉलिसी अप्लाई करते टाइम पे तो डायरेक्ट ऑफेंस रजिस्टर कर देंगे कि ये पॉलिसी गलत है और इसके तहत आपने गुनाह किया, हम उसको आपके आप ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसलिए उनको एक्सेप्शन में से रखा गया है कि वो कुछ गवर्नमेंट इंडिया के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ बेनिफिटेड कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमको ये नहीं कह सकते कि आपने कोई ऑफेंस किया है। आफ्टर दैट अगर उन्होंने इन बिटवीन दैट उनका जो कोर्स है, मतलब प्रेसिडेंट है जो अपने इंडिया के और वो कुछ काम कर रहे हैं, वो अपने पद पे है, जब वो पद से हटने के बाद उनका प्रोसेसिंग टाइम जो होता है, जब वो उनके ड्यूटीज कर रहे होते हैं एप्लीकेबल, उसके बाद अगर वो कुछ करते हैं आफ्टर दैट तो वो रजिस्टर होगा, लेकिन उनको जो पावर दिया हुआ है, जो स्टेटस दिया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है इस एक्सेप्शन के अंदर रखे फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू करती हूँ फ्रेंड्स में, दिस कोड अप्लाइज टू एनी ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया and any person on any ship or aircraft registered in India whenever may be any person who is liable by Indian law to be tried for an offence committed beyond India in the same manner as if such act had been committed in India. It means Indian citizen who commits an offence outside India and it is not an offence according to laws of that country would be liable to be tried in India if it was an offence under the Indian law. हम लोग कहीं भी चले जाए फ्रेंड्स, इंडिया के बाहर भी अगर हम लोग जाते हैं, जहाँ क्राइम हम कर रहे हैं, मे भी पॉसिबल है कि उस कंट्री में वो क्राइम ना हो, बट अगर हमारे आईपी कोड में लिखा है कि वो क्राइम है, तो जब वो बंदा वापस आता है अपने कंट्री में, तो वो क्राइम उस पर रजिस्टर्ड होगा एंड उस पर वो प्रोसीजर, उस पर वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगा और वो क्राइम ट्राइड किया जाएगा पूरी तरह से, जबकि वो जिस कंट्री में था वहां पर वो क्राइम नहीं था, बट क्योंकि आप इंडियन पीपल हो, एनी पर्सन दिया हुआ है इसमें, तो वो इंडिया के अंदर हो, बियॉन्ड हो, तो आउटसाइड हो, बट आईपी कोड सब पे अप्लाई होता है, वो ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया हो तब भी। एंड ऑल्सो कुछ पर्सन शिप और एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जो रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में, कि तो शिप और एयरक्राफ्ट क्या होते हैं कि वो पानी में जहाज चल रहा है कहीं, तो क्या पता कि उसमें कुछ क्राइम होता है, जैसे पहले ठग वगैरह हुआ करते थे, पैरेट्स हुआ करते थे, वो टाइम पे क्या होता था कि वो शिप चल रही है पानी में, तो किसका किसने क्राइम किया और किस पे गुनाह रजिस्टर करेंगे ना, तो अगर वो शिप और एयरक्राफ्ट जो भी है अगर रजिस्टर होता है इंडिया में, तो उसमें जो भी क्राइम होगा वो रजिस्टर कहाँ होगा, वो इंडिया में होगा। ये इसमें डिफाइन किया हुआ है 3 और 4 सेक्शन में।
सेक्शन 3 क्या बोलता है फ्रेंड्स? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। बस यही मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन किया वही बताता है ये लॉ। सो हम कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बियॉन्ड इंडिया सेम मैनर। सेक्शन 4 क्या बोलता है फ्रेंड्स? एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। प्रोविजन दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, फर्स्ट क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विथ आउटसाइड और इनसाइड इंडिया। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन है, उसने इंडिया में किया हो या आउटसाइड कोई क्राइम किया हो, सो वो लाइबल होगा, ऑफेंस कमिटेड किया, इस तरह से उसको कंसीडर किया जाएगा। शिप एयरक्राफ्ट का जो मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। ये फ्रेंड पहले जब लॉर्ड मैक्यूलेन ने ड्राफ्ट किया था तब ये प्रोविजन थर्ड वाला इसमें नहीं था, इसको इंसर्ट किया गया बाय एक्ट 10 ऑफ 2009 में। तो क्यों एक्ट किया गया फ्रेंड 2009 में इनेक्टेड एक्टेड सॉरी अमेंड क्यों किया गया ये प्रोविजन, और क्यों इसमें ऐड किया गया? आप सोचिए फ्रेंड्स, पहले तो कंप्यूटर रिसोर्सेज थे नहीं, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और कोई भी किसी भी कंट्री में बैठ के, आप सोचिए आजकल कितने सारे क्राइम हो रहे हैं कंप्यूटर्स पे। जो भी रिसोर्सेस होते हैं जो ये लोग चोरी करते हैं दूसरी कंट्री में बैठ के, और ये टारगेटिंग करते हैं कंप्यूटर्स को और उनके बैंक से फ्रॉड करके अमाउंट निकाल लेना, ये सब जो इसके थेफ्ट टाइप जो चोरीज हो रही है डॉक्यूमेंट्स की या फिर पैसों की, इस तरह से जो भी अपना डेटा होता है वो चुराया जा रहा है। तो ये सब जो टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज थे, इनके लिए तो हमारे आईपी कोड में कोई गुनाह था ही नहीं, तो रजिस्टर किस तरह से किया जा सकता है? हम लोग सिर्फ क्या करते थे कि इंडिया में जो बंदे ने क्राइम किया या इंडिया का बंदा बाहर जाके कोई क्राइम करता है तो हम लोग उसको क्राइम किया इंडिया में ऐसा गही धर के उसको पनिश करते थे, या फिर हमारे पास कोई शिप होती कोई एयरक्राफ्ट होता तो रजिस्टर्ड होता था इंडिया में तो हम लोग क्राइम रजिस्टर करते थे। बट अगर कोई बंदा किसी और कंट्री में बैठ के इंडिया के कोई कंप्यूटर को रिसोर्सेस को टारगेट करता है तो उस टाइम पर उसके लिए तो कोई गुनाह था ही नहीं हमारे पास। इसके लिए हमको सेक्शन 3 ऐड करना पड़ा फ्रेंड इन 2009 में। एंड उसके बाद से अगर इस तरह से कोई क्राइम करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज में किसी भी कंट्री में बैठ के, तब भी उस पर हम लोग आज गुनाह रजिस्टर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स सेक्शन 4 में। उसमें जो ऑफेंस वर्ड दिया हुआ है वो क्या इंक्लूड करता है? एवरी एक्ट कमिटिंग आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिश अंडर दिस कोड। हर तरह से ये क्या बता रहा है कि अगर ऑफेंस कोई भी हो, इंडिया के बाहर भी कमिट होता है तभी ये इंडिया में ही कमिट हुआ है ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज जो ऐड किया गया है कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए 2009 में shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 Information Technology Act 2000। बाद में हमने फ्रेंड्स 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी बनवाया उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे ऑनलाइन, तो उसके लिए हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनेक्ट किया है जो 2000 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद से उसके अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है कंप्यूटर रिसोर्सेज की, वो सेम मीनिंग कंप्यूटर रिसोर्स का हमने यहाँ पे आईपी कोड में लिया है। इसकी इलस्ट्रेशन भी है फ्रेंड्स। If who is a citizen of India commit a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है उसने कोई क्राइम किया है दूसरी कंट्री में जाकर और उसके बाद वो कन्विक्टेड होता है मर्डर के लिए किसी भी प्ले इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे, तो जहां पर वो मिलेगा उसको उसके लिए कन्विक्ट किया जाएगा। बस इतना बोलता है फ्रेंड। मुझे नहीं लगता है कि इसको एक्सप्लेन डीप में जानना चाहिए। इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़ सकते हो, जितना मैंने आपको बताया है इसमें होलसोल 1 to 4 जितने भी हमारे सेक्शन से कवर होते हैं। एंड सेक्शन 5 है सर्टेन लॉस नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। वही बताया गया है जो मैंने आपको पहले बताया। नथिंग इन द सेक्शुअल इफेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट पनिश maternity and destination officer, soldier, sailor, airman, service of government of India और the provision of any special और local law, इन सबको अफेक्ट नहीं करता है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट इंट्रो एंड आईपीसी का हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का प्रोसीजर पार्ट था सेक्शन 1 to 5 वो हमने कंक्लूड किया। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ जो सेक्शन 6 से
52 सेक्शन 52 ए तक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन। इसमें फ्रेंड्स जनरल एक्सप्लेनेशन एक है, जिसमें फर्स्ट हम तो बोलेंगे कि तो फर्स्ट में हमने 1 to 5 सेक्शन लिया, लेकिन होलसेल जो चालू होता है आईपीसी, जहाँ से हमको समझना पड़ता है, तो जनरल एक्सेप्शन ये पहला कंसेप्ट है जहाँ पर हमको छोटी छोटी जो जनरल टॉपिक से एक्सप्लेनेशन पता चलेगा, ताकि हम आगे पूरे कोड में उसको अप्लीकेबल किस तरह से कर पाए ये देख सकते हैं। डेफिनेशन इन दिस कोड, just a minute friend. Okay. Definition in this code, in the code are to be understood subject to exceptions. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exceptions. Though these exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. इसमें बहुत सारे केस लॉस भी है फ्रेंड्स, और जनरल एक्सेप्शन का तो बीच बीच में आपको केस लॉस बोलते होंगे फ्रेंड्स, एंड आप नोट डाउन कर देना जहाँ जहाँ वो केस लॉ लग आते हैं। तो जनरल एक्सेप्शन में हमने क्या देखा कि यहाँ से जितने जितने चैप्टर है 2 में बताया गया है जनरल एक्सेप्शन, इसकी डेफिनेशन से इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसके मीनिंग है एंड एक्सप्लेनेशन है, ये हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो डेफिनेशन में फर्स्ट हम लेते हैं मेंस और गिल्टी माइंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड। तो हम पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। सो फ्रेंड्स जनरल एक्सेप्शन में chapter 2 of the code for section from section 6 to 52a title as general exception deal with definition, interpretation clause, meanings and explanation. Definition started, lots of definition starting from 1 to at the end, whichever is explained, but which is important and necessary, just those are discussed, and you can read whole the Bayrat also. But like gender, number, men, women means any human being, person means a company. Definition of person is very important for prelim examination, because I thought in previous question paper it's asked by the examination. Person includes any company, association or body of person, whether corporate or incorporate. So public means the word include any class of the public or any community. And 13 Queen is repealed by the government at 1950. Servant of government means any officer of government. Government of India, government means central government and state government. India means territory of India. Excluding friends, India means the territory of India, excluding the state of Jammu and Kashmir is included now after section after article 370 removed from the constitution of India. Now Jammu and Kashmir state also include in definition of India. Judges mean denote section 19 says that judges denote not only every person who is a official designated as a judge, but also every person who empowered by law to give judgment. After that, define body person. Court of Justice section 20. Court of Justice denotes judge who are empowered to law act judiciary alone. Court of Justice. Or body of judges, which is empowered by law to act judiciary as a body when such judge or body of judges is acting judiciary. Court of Justice means when judges acting as a judicial position. Okay. Now friends, public servant. It's a very important definition, and short notes on the public servant may be possible it given in examination also. So we are starting a public servant in seen in a detail. Section 21 gives an exhaustive list of persons who are designated as a public servant. If he is a public servant, his rights and liabilities are greater than the rights and liabilities of an ordinary citizen
who is not a public servant. It may be noted that there are certain offences which can be committed only by public servants. On the other hand, public servants have certain privileges while discharging their duties. The word public servant denotes a person falling under any of the description hereinafter following. There is first one is every commission every commissioner officer in the military, naval or air force of the India. Second one is first one actually omitted. So second one is called as first one, friend. So you can recover your mind, recollect your mind. Second one is a first and third one is a second. So as per my convenience, I'm just saying first. Second one is every judges, including any person empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of persons and any adjudicatory functions. Third one is every officer of a court of justice whose duty is as such officer to investigate or report on any matter. And fourth one is every juryman, assessor, member of panchayat, court of justice, public servant. Sixth one is every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred to decision. Seventh one is every person who hold any office by virtue empowered to place to keep any person in confinement. Eighth one is every officer of the government whose duty to prevent offence, give information of offence. Ninth one is every officer whose duty is such officer receive, keep, expend any property on behalf of the government. And tenth one is every officer whose duty is such as take, receive, keep, expend any property, make any survey or assessment, or to levy any rate or tax for any secular common purpose of the village, town, district, etc. 11th is every person who hold any office. All governments, public servant means every public officers who hold what kind of duties. It's explaining in this section. Empower, prepare, publish. What is 11th point is says that he is empowered to prepare, publish, maintain, or revise electoral roll or to conduct election or part of the election. And 12th, every person who is every person means whom first one is in the service or pay of the government or remunerated by fees commissioned by the perform any public duty of the government. And second one is service pay local authority, government and local authority, corporate established under central or provisional state. And also government company as defined section 617 of the Companies Act. Definition of companies act under section 670 same as the definition of company same as in IP code 2. And a municipal corporation is a public servant. And friends, most important thing is who are not qualified for pre-examination, those guys are very important section for them. You can just make it a list who is a public servant and who is not a public servant. Make a list for convenient in a prelim examination. And also you guys for preparing for mains, you having knowledge which are a public servant or which are not. Take a short list, see look for that purpose. Yeah, lots of things, explanation, define election, public servant. You can read it. It's not necessary. I can explain. So lots of amendments, public duty. Now we can move on to movable property is also important. What's the movable property, friends? Intended to include corporate property, every description except land and things attached to the earth, permanently fastened to anything which is attached to the earth. Movable property means anything which are moved to anywhere. It's movable property. Like fan. Fan is a movable property, friend. But after severed from the fasten or severed from any
place, from slab. Then after that, it is a movable property. Therefore, we are anything which are moved easily, that is said to movable property. Next one is, friends, wrongful gain, wrongful loss. And friends, wrongful gain and wrongful loss. No, it's a property which a person giving not legally entitled. Wrongful gain means what? The property which not legally entitled. Any person who are not legally entitled is taking the property. And wrongful loss means unlawful means of property. Loss by unlawful means of property, which person losing it legally entitled. Means he is legally bound to take this property, but he is losing this property. Wrongful loss. Wrongful loss. Gaining wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retain wrongfully, as well as when such person acquire wrongfully. Acquire or retain wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property. Kept out of any property, or retain or acquire. That's the simple definition. And in between all these, friends, we are discussing a wrongful gain, wrongful loss, dishonesty, fraud. Now, mens rea or guilty mind is very important ingredient in all this definition. So, just a short view of mens rea. It is one of the principle of English criminal law, mens rea. And also, a crime is not committed if the mind of the person doing the act in question be innocent. The fundamental principle of penal liability is that an act alone does not amount to a crime. It must be accompanied by a guilty mind, as laid down by the Latin maxim actus non facit reum, nisi mens sit rea, which means that intended and act both must concur to constitute the crime. Therefore, if a person is to be punished under criminal law, it is generally agreed that he must have done some criminal act, and also he must have done such act with a guilty mind, means mens rea. No person can be punished merely because his act has led to some mischievous result. The law must inquire into the mental attitude of the person who was doing such act or doing such crime. Though it is true that actus non facit reum nisi mens sit rea is a cardinal principle of criminal law, the legislature can create an offence which may consist solely in doing an act. Whatever the intention or state of mind of the person acting may be, or doing some such crime may be, with whatever the intention or state of mind is important. Like we are taking a example for that, social economics legislation presence of mens rea is not necessary to constitute a crime, like that. And motive. Well, friends, now motive is also a very important ingredient in IPC, because you have a guilty mind firstly to do any crime, and thereafter it's your motive to want something, you achieve something by wrongfully get wrongfully lost. But wrongfully you can, adopt something, you can take something. So you need a motive to do this act. I need something, like theft, you need something from some person. Then, like in also theft, mischief, you have a motive to take something. So we are discussing motive in some points, you can read down if you want. An intention is the immediate desire and frame knowledge behind an act. Such a desire might be a means of another desire.
Such ulterior mental condition is known as the motive of the act. We are taking a short example for that. Intentionally shoot to some person and kill him, and he has killed someone with the motive of removing of political revival. In this case, the act of shooting was done with an intention, and such intention was the result of the desire of the wrongdoer, okay, to eliminate his political revival. The immediate mental condition, that is killing the man, is called intention, and the ulterior desire to do away with the political revival is called the motive. So intention and motive, both are different points, friends, and both are necessary ingredient for do any crime. Some stages we are discussing for crime, commission of crime. Some are uh, four stages, not some, four stages for doing some crime or commission of crime, which is, first one is intention to commit the crime. You can do any crime, no? You have an intention to do some crime. You cannot done any crime. Any person, any criminal, not done any crime for time pass. They are done. Think they have intention to do such crime. And next one is next stage is preparation. Whatever intention it may be for doing this crime, any person or any criminal or accused person need to prepare such in commission how to do this crime. And third one is attempt, where firstly is your intention why you want to do this crime, and next one is preparation how to do this crime. Third stage is attempt, your preparation, your intention or your preparation attempting to do something is third stage. And what is the fourth stage, friends? The commission. After attempting, you can commit the offense. So four stages of commission of crime. And the Indian Penal Code does not punish act done in the stage of preparation. In Indian Penal Code, it's have not punishable any preparation. Mere preparation is punishable only two ways in Indian Penal Code. And when first one is a waging war against the state, which is described under section 122 of this code, and next one is a committing of dacoity, which is described under section 399. Only these two sections commit punishable at the stage of preparation, and otherwise I told you firstly that all general rule having exceptions. So it is a exception to this general rule. The IPC is not punishable at the stage of preparation, but the exception for this general rule is waging war and committed dacoity. Attempt is the direct movement toward the commission after the preparation are made. In order to constitute the offence of attempt, there must be an act done with the intention of committing an offence. If the attempt to commit a crime is successful, then the crime itself is committed. But where the attempt is not followed by the intention, whenever you wanted to do some crime, you can attempt to do, and the attempt is committed, the crime is successfully done, but the attempt was not fulfilled and not finalized, then what consequences happen in, if not committed the offense, just you can attempt the offense and attempt was not fulfilled, then section 511 of this Indian Penal Code describe the punishment for those acts who are only attempted but not fulfilled. So after that we are seeing, friends, a basic information behind the crime. We are discussing criminal subject, crime, why happen, what's the punishment and what's the intentions, all the kinds behind that. So it's necessary we are discussing the motive of the person who was committing this offense. Next one is friends, section 24, dishonestly. What section 24 says?
whoever does anything with an intention of causing either wrongful gain or wrongful loss is said to do dishonestly. So do the thing is dishonestly. Dishonestly means what, friends? Anything, whoever, huh? Gender neutral. Whoever means कोई भी कर सकता है, does anything, कुछ भी, intentionally of causing wrongful gain. इंटेंशन है, मोटिव, इंटेंशन जो हमने अभी पढ़ा फ्रेंड्स, इंटेंशन होना चाहिए टू कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, कुछ रॉन्गफुल हासिल करने का जो खुद का नहीं है उसको गलत तरीके से हासिल करना, टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, या किसी और पर्सन को जो उसका है उसे छीनना, उसका लॉस करना, उसको हम क्या बोलेंगे? dishonest intention to take this property or anything whichever you know take. Next one is a section 25, fraudulently, friends. What does it mean fraudulently? A person is said to think fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. क्या होता है फ्रेंड्स इसमें? डिफ्रॉड करने का उसका इन ऑर्डर कंस्टिट्यूट ऑफेंस फ्रॉडुलेंटली, एक्चुअल इंजुरी, देयर मस्ट बी एक्चुअल इंजुरी और पॉसिबल इंजुरी. फ्रॉडुलेंट में क्या होता है फ्रेंड कि उसमें एक्चुअल इंजुरी कॉज करने का उसका इंटेंशन होता है. इंटेंशन, यहाँ पर भी इंटेंशन आया है फ्रेंड्स. इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कहीं पर भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसके अंदर. सो रीजन टू ब्लू, property in possession of wife and clerk or servant. Meaning of this code ki possession of that person who is belonging to this property. Next one is explanation, counterfeit coin. I think that much not important. You can read in the bare act, but which are important points for the examination of you. I just discussing those points. Next one is a document. Document also is very important term for the examination of you, friends. So the word document denotes any matter, express or describe upon any substance by means or of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. Section 29 says that डॉक्यूमेंट. फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इधर भी दी हुई है और एविडेंस में भी दी हुई है. दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एविडेंस का जो लास्ट वर्ड है वहां पर एक चेंज आएगा, आपको देखने मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं. एंड डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया? डॉक्यूमेंट मीन्स किसको बोला जाता है? जो कोई भी मैटर होगा जो डिस्क्राइब करा जाएगा अपॉन एनी सब्सटेंस. सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एक पेपर हो सकता है सब्सटेंस, एक वॉल हो सकती है सब्सटेंस, कहीं पर भी हम लोग कुछ उतारते हैं या कुछ लिखते हैं या फिर कुछ चिन्ह बनाते हैं, जिस चीज पे बनाया जाता है ना उसको वो सब्सटेंस कहा जाएगा फ्रेंड्स. तो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है डॉक्यूमेंट में. डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? उस सब्सटेंस के ऊपर जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, कुछ लिखा है, कैसे कैसे लेटर्स, फिगर्स, मार्क, या इन सब में से कुछ एक चीज जो हम ड्रॉ करते हैं या कुछ लिखते हैं किसी चीज पे, सब्सटेंस पे. सब्सटेंस ये डॉक्यूमेंट नहीं होता है, पर सब्सटेंस पे जो हमने लिखा है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा फ्रेंड्स. सो इसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, इसके इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं. immaterial what means upon the substance, matter, figure, upon an evidence intended to use court of justice or not. एंड उसके बाद आता है फ्रेंड्स सेक्शन 29A, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ये भी अमेंडेड है फ्रेंड. जहां पर भी आपको सेक्शन के आगे ए बी इस तरह से कुछ कंटेंट मेंशन दिखेगा ना, तो ये अमेंडेड है फर्स्टली, तो आप ये समझ जाया कीजिए. अब क्यों अमेंड हुआ ये अपने आईपी कोड में? तो जस्ट जहां पर भी कुछ अमेंडमेंट हुई ये टेक्नोलॉजी के कारण अमेंड हुआ है ज्यादा करके. एंड सो जहां पर भी ऐसे कुछ आपको कैपिटल ABC एडेड दिखे ना, तो समझ जाया कीजिए कि बाद में अमेंड करके ऐड किए गए, जो स्टार्टिंग में प्रोविजन था उसमें मेंशन नहीं थे. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स data record or data granted, image or sound stored, received or sent in an electronic form or microfilm or computer generated microchip. माइक्रोचिप जो होती है कंप्यूटर जनरेटेड वो हो सकती है, या फिर इमेज हो सकती है, या फिर डेटा रिकॉर्ड करे हुआ जनरेशन में जनरेट किया हुआ कोई ऐसा डेटा, या फिर साउंड जो स्टोर करके रखा हुआ हो,
ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आता है। इसके एग्जांपल्स मैंने फ्रेंड्स आप लोगों के सामने बताया अभी। एंड ऑल्सो सेक्शन 2 भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन डिस्क्राइब करता है, जो मैंने बताया इसी तरह से कुछ है वो। एंड नेक्स्ट वन इज सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी means a document which is a document whereby any legal right is created। कोई भी इलीगल राइट जहाँ क्रिएट होता है ना फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ट्रांसफर करना, रेस्ट्रिक्ट करना, एक्सटिंग्विश करना और रिलीज करना, और एनी पर्सन हैव अ नॉलेज दैट he lies under legal liability or certain legal right is a valuable security, friends. And next one is a comment certificate which are found as forged for being admitted in the college could be described as valuable security। ये केस लॉ है फ्रेंड्स, जहां मैंने मेंशन किया है ये खान साहब कालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये सर्टिफिकेट जो फाउंड होता है फोर्ज करा हुआ, उसको भी एडमिटेड किया गया था वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, ये बताया गया है। इसके बाद विल है फ्रेंड्स सेक्शन 31 में, और टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है विल, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन 32। Every part of this code except the contrary intention appears to contains word which refers to act done extend to also an illegal omission। 33 सेक्शन कहता है कि एक्ट और ओमिशन किसको कहा जाएगा। एक्ट किसको कहा जाता है, सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, एंड वर्ड ओमिशन किसको कहा जाता है, denotes as well as series of omission as a single omission। to do something or not to do something, in short। सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट नोट आ सकती है, इस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ही, तो इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, इसका बड़ा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है एज पर मेंस, और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है कि 34 में कोई कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट इधर हम लोग देखते हैं 149 में, हम इन दोनों को क्लब भी करेंगे फ्रेंड, एंड इसका डिफरेंस भी चेक करेंगे सेक्शन 34 और सेक्शन 149 का। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस होने चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। सेक्शन 34 यहाँ पर दिया जाता है कि किसी भी सेवरल पर्सन, जो एक या दो से ज्यादा कोई भी पर्सन होते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो वो उनका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, जो सेम मैनर में हो रहा है क्राइम, तो उसको ऐसा ग्रहित धरा जाता है कि उसने अकेले नहीं किया। अब सेक्शन 34 में क्या होता है कि किसी को भी डन बाय, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट लाइन है फ्रेंड, डन बाय हिम अलोन, वेयर ही डन बाय हिम अलोन, उसने अकेले किया है वो क्राइम, 5 लोगों ने कोई क्राइम किया है, तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि उसने वो अकेले क्राइम किया है, हर एक इंसान ने, तो उस हिसाब से उसको, हर एक इंसान को उसकी पनिशमेंट मिल सकती है। इसमें भी एक केस लॉ है फ्रेंड्स, संतोष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि व्हेन एन ऑफेंस इज sought to be proved only on circumstantial evidence, the allegations of common intention under section 34 of Indian Penal Code normally cannot be established in absence of meeting of mind, the overact of the accused by their conduct, by using the weapons, by their utterance or words is done by the accused, furtherance of common intention of his co-accused, he is equally liable like his co-accused। इंटेंशनली लायबल होते हैं बोथ आर, को-अक्यूज ने कुछ किया है और उसके साथ का जो को-अक्यूज है उसने उसके बाद में आके कुछ किया है, डन कोई एक्ट किया है, तब भी वो सेम लायबल होगा उसके लिए। इसमें बहुत सारे केस लॉज है फ्रेंड्स, जिसकी मैंने यहाँ लिस्ट दी हुई है, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए। बहुत सारे की तो सेक्शन 34 पे बहुत सारे केस लॉज है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन किए, लाइक स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस फौजा सिंह। इसमें क्या कहा गया कोर्ट ने, इन द कोर्ट कन्विक्टेड अ पर्सन विकेरियस लायबिलिटी, इसमें विकेरियस लायबिलिटी आती है फ्रेंड्स 34 में, एंड विकेरियस लायबिलिटी के अंडर सेक्शन 34 में और सेक्शन 149 जो मैंने अभी कहा, इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैड इंडल्ज इन ओवर एक्ट, ये रामविलास सिंह के केस में कहा गया था फ्रेंड। तो जो भी सेक्शन 34 में क्यों विकेरियस लायबिलिटी मींस क्या, कि जो सबकी मींस किसी एक ने क्राइम किया है
दूसरे ने नहीं किया, वो साथ में थे इन बिटवीन दैट, तो उन सबकी विकेरियस लायबिलिटी होती है कि इसने किया है एक पर्सन ने तो उसको भी सेम। अब कोर्ट ये तो नहीं देखेगा ना 5 लोगों ने क्राइम किया है तो उसमें से किसने कितना मारा, किसने नहीं मारा, किसने कितना बातें सुनाई किसी को, ये सब नहीं होता है कि किसी ने कोई क्राइम किया है 5 लोगों में तो कोर्ट ये नहीं करेगा किसने कितना क्राइम किया है। इन सबको सिमिलर क्राइम में इंक्लूड किया जाएगा, इसके लिए इसको सिमिलर क्राइम माना जाता है। और सेक्शन 34 इटसेल्फ पनिशेबल नहीं है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट थिंग है, 149 इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड सेक्शन 34 इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस। एंड सेक्शन 34 सिर्फ क्या करता है, विकेरियस लायबिलिटी लेकर आता है कि एक ने किया है तो दूसरे को भी इसमें कर दे। और सेक्शन 34 के साथ कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई ऑफेंस कमिट होना नेसेसरी इंग्रेडिएंट है फ्रेंड। सेक्शन 34 अलोन कोई क्राइम नहीं कर सकता है। सो सेक्शन 34 फॉलोइंग, इसमें नेक्स्ट केसेस फ्रेंड्स, when the accused rushed with sword on itself shown share the common intention hence liable for conviction of murder। अगर रीड विद सेक्शन 34, अब्दुल्ला खानी ने क्या बताया था कि सेक्शन 300 मर्डर हुआ था लेकिन उसमें भी कुछ फ्रेंड्स, वो जो ग्रुप था जो अक्यूज थे उसमें, तो उसको भी सेक्शन 34 लागू हुआ था 1 से 4 लोगों के लिए। बोथ सेक्शन 149 एंड सेक्शन 34 डील विद कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन who become liable to be punished as sharer in the commission of the offense। तो ये नैनीताल के आंध्र प्रदेश का एक केस था फ्रेंड्स, उसमें दिखाया गया था। मेयर सरेंडर बाय अपीलेंट अलोंग विथ अक्यूज्ड बिफोर पुलिस डज नॉट शो मीटिंग ऑफ माइंड एज टू ब्रिंग द केस विद इन एम्बिट ऑफ सेक्शन 34। ये केस लॉ बताया गया था फ्रेंड्स, सॉरी ये आंध्र प्रदेश के केस में, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड हुआ था। उसमें क्रिमिनल एलजे में आपको केस मिल जाएगा 1991 के, अगर आपके पास कुछ क्रिमिनल एलजे वगैरह हो गए तो। एंड नेक्स्ट केस लॉ है रंगास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था फ्रेंड्स कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केस अंडर सेक्शन 34 इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी अ प्रायर कॉन्स्पिरेसी और प्री मीटिंग ऑफ माइंड, common intention can be formed in the course of occurrence। कभी कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर सेक्शन 34 फ्रेंड्स। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन एंड फर्दर कॉमन इंटेंशन। एंड इसके लिए बहुत बड़ा, तो हम लोग इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं, इसके बाद क्या हम नेक्स्ट सेक्शन पे उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स। This is a frame to meet the cases in which it may be difficult to distinguish between the act of individual member of a party or to prove exactly what part was played by each of them. Under this section, proof of common object is not enough. It must be proved that the participants in the crime had the common intention and the act must have been done in furtherance of the common intention. There must be a common intention shared by all persons concerned in the offence. That is to say, when several persons unite with a common purpose to commit any offence, all those who assist in the accomplishment of the object would be equally guilty or equally liable for this crime. It means before a person can be held liable for the act of another person, and under section 34 defines some point for establishing this act, on which conditions or which points defined in section 34 is there was a common intention in the sense of pre-arranged plan between the two. Pre-arranged plan not only single done by only single person, it may be two person or two or more persons, and person sought to be made liable head in some way participate in the act. In section 34 it is necessary that you are participated in this act. Unless common intention and participation are both present, section 34 has no application. Mere present at the place of the occurrence of crime without active participation of the doing of some positive act which would be indicate common intention would not make a person liable for the commission of an offence. Lots of judgment, no, you can read all judgment. I just mention
There could be rely directly evidence that the ultimate decision depend upon inferior discrimination for circumstances of each case and conduct of the parties. What is the conduct of the parties? It's also necessary. So we are differencing between the common intention and common object. Section 32 and section 149. Accused person proved to have shared common intention to commit murder of deceased. They could be convicted under section 302, read with section 34, sorry. Even though charge was framed under section 302, read with section 149. The court also laid down the distinction between section 34 and section 149. In the case Moti versus State of Rajasthan. So what are the different we are discussing, friend? Both the section deal with constructive criminality, that is a vicarious liability of a person for act of others. Both section 34 and section 1 similarity of this both act is a vicarious liability, and both the section deal with the combination of a person who become punishable and sharer in the offense. They have a certain resemblance and may to some extent overlap. Common intention denotes action in concurrent and necessarily postulate to existence of a pre-arranged plan, implying a prior meeting of mind, while in a common object is not necessary to require that proof of prior meeting of mind or pre-concert of mind. In common intention, pre-meeting of mind is necessary, but in common object, pre-meeting of mind not necessary. So for today, lots of, even though next sections, section 35, section 36, effect cause party by act and party by omission, cooperation by doing one or several act constituting offense, section 37, section 38, section 39, voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. Voluntary means उसकी खुद से इच्छा थी उस चीज के लिए, वॉलंटरी उसकी कंसेंट थी, क्या उसने मुंह से बोलना चाहिए वर्बली। इसमें क्या होता है, वॉलंटरी में दो बातें हो सकती है कि आप वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, जिस तरह से होता है कि अगर एक्सप्रेसली वॉलंटरी उसका कुछ है तो एक्सप्रेस कर सकता है, या इम्प्लाइडली भी वो शांत रह के भी उसकी वॉलंटरीनेस जो उसका जो इच्छा है वो जाहिर कर सकता है। तो बहुत इसमें आते हैं फ्रेंड्स। एंड सेक्शन 40 ऑफेंस डिस्क्राइब करता है कि किसको हम लोग किस किस बात को चैप्टर में हम कहाँ पर ऑफेंस दिए हुए हैं। द वर्ड ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस कोड, जो भी इस कोड के अंदर दिया हुआ है, पनिश किया हुआ है, उसको हम ऑफेंस बोलेंगे, ये सेक्शन 40 बोलता है। एंड सेक्शन 41 डिस्क्राइब करता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ, लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के लिए कोई लॉ होगा तो उसको वो स्पेशल लॉ बोला जाएगा फ्रेंड। लोकल लॉ मीन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। लोकल लॉ, हम लोगों के पास कोई लोकल लॉ होगा कि हम लोग इसको मानते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र लैंड कंट्रोल एक्ट, ये हमारा लोकल लॉ है, पर्टिकुलर इंडिया के पार्ट पे लागू होता है। तो इस तरह से इस एक्सेट्रा टाइप के एक्ट को हम लोग लोकल लॉ बोलेंगे। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। इंजुरी मीन्स क्या होता है, वॉट एवर इलीगल कॉज एनी पर्सन टू इन बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन, बॉडी माइंड रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये फ्रेंड्स प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के स्टेटमेंट बहुत बार प्री के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं प्रीवियसली। तो डेफिनेशंस जो अभी नहीं क्रैक कर पाए या फिर प्री के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत नेसेसरी है, बट मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मेरे थिंक के हिसाब से। बट आप लोग रीड कर सकते हैं if आप चाहते हैं तो। लाइफ की डेफिनेशन दी हुई, लाइफ डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ को। डेथ मीन्स ह्यूमन बीइंग की डेथ होगी। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है प्री के एग्जामिनेशन में। एनिमल मीन्स लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग।
एनिमल को सिर्फ क्या नहीं बोल सकते हम लोग कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, खाली ये नहीं आएगा, इसमें क्या है, लिविंग क्रिएचर है, और जो ह्यूमन बीइंग के अलावा हो गए उसको बोलेंगे एनिमल। वेसल्स मीन्स कन्वे बाय वाटर और ह्यूमन बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको वेसल बोलेंगे उसे रहने की जगह को। ईयर और मंथ में क्या हो सकता है, सिर्फ ब्रिटिश कैलेंडर फ्रेंड्स, किसके अकॉर्डिंग हम लोग रेकन करते हैं, अपने पूरे आईपी के जितने भी हम लोग डेट और मंथ जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चलते हैं। और सेक्शंस किसको बोला जाएगा फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है कोड में विच आर डिस्टिंग्विश फिक्स न्यूमेरिक फिगर्स, उसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। ओथ, ओथ मीन्स solemnly offer substituted by law for an oath, any declaration required or authorized by law made before public servant, किसी भी पब्लिक के सर्वेंट के सामने हम जो ओथ लेते हैं तो उसको, या फिर हम कुछ मतलब शपथ लेते हैं किसी चीज की कि ये सच है, ये ट्रूथ है, इसलिए मैं इस चीज की शपथ लेता हूँ कि ये ट्रू है जो भी मैं बता रहा हूँ, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने या कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने, इन कोर्ट और जस्टिस और नॉट, तो उसको हम ओथ बोला जाएगा। गुड फेथ, गुड फेथ मतलब कुछ भी चीज ड्यू केयर और कॉशन में करना, अटेंशन के साथ, उसको गुड फेथ बोलेंगे। गुड फेथ मीन्स मैं गुड फेथ में कर रहा था, किसी को भी दो थप्पड़ मार झापड़ मार दिया और बोल रहे हो कि मैं गुड फेथ में मार रहा था, उसके पीछे आपका क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है, ये नेसेसरी है। तो आप जो मार रहे हो उसको वो नेसेसरी था, क्यों था, तो हाँ कुछ था इम्पोर्टेंट कि उसके लिए उसको वो उसके बेनिफिट के लिए अच्छा था, लाइक उसके मतलब कान में कोई कॉइन अटक गया हो या फिर कोई भी ऐसी चीज अटक गई हो जिससे अगर उसको दो झापड़ मारने से वो बाहर आएगा, उसका उसको कहा कि उसका कुछ बेनिफिट होगा उसके वजह से, अगर उसका कुछ बेनिफिट होता है और उसको गुड फेथ में अगर वो बंदा कुछ कर रहा है, बट कैसे करना चाहिए, ड्यू केयर और कॉशन, मीन्स आप मार तो रहे हो उसको कि बस ऐसे नहीं कि बस मर ही जाए, इतने जोर से लगा दिया या फिर वो बहरा ही हो जाए, तो इस तरह से कुछ मारना है उसको कि बस उसका काम भी हो जाए, प्रॉपरली केयर और कॉशन के साथ करना है, तो इससे पता चलता है कि आप गुड फेथ से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हार्बर दिया हुआ है सेक्शन उसमें है, दिखाए हुए हस्बैंड वाइफ पर्सन हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन शेल्टर फूड, ऐसे कोई पर्सन जो भागा हुआ हस्बैंड वाइफ को गिवन बाय वाइफ और हस्बैंड की, उसको कुछ सप्लाई करना, रहने के खाने पीने की चीजें जो क्राइम में किसी इन्वॉल्व, उसको हार्बर पर्सन बोलते थे। सो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही जनरल एक्सेप्शन पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट पनिशमेंट का चैप्टर जो है हम वो नेक्स्ट टाइम पे डिस्क्राइब करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।